मैंने पॉलिटिकल पावर को तब समझा जब मेरे साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ, निर्दोष होते जब मेरे ऊपर राशुका लगाए, तब मुझे समझ आया कि यहाँ सत्ता में कितनी ताकत है। राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। किसी का सहारा लेके आप आंदोलन चलाओगे और उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो वो समय आने पर सारा खींच लेगा, आपका आंदोलन गिर जाएगा। ऐसे पहले पिछले आंदोलन कई सारे समय से पहले समाप्त हो गए, कामयाब हुए बगैर। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता उस स्तर पे, क्योंकि बहुत काम किया है। मैं बहन जी की भी नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत काम किया है। माननीय काशीराम साहब ने बहुत काम किया है। तो हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बड़ी हैं, सम्मानित है, उन्होंने बहुत काम किया है। कोई अपने बड़ों के लिए कोई अब सब नहीं बोलता। तो तुम मेरा झगड़ा कराना चाहते हो, मैं नहीं करूँगा, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। तो वो जानबूझ के पूछते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो, तो हम क्यों काहे को झगड़ा करें? वो बड़ी हैं, वो हमेशा बड़ी रहेंगी। मैं काम में उनकी बराबरी थोड़ा ही कर लूँगा। मैं तो उनसे 30 साल छोटा हूँ। जब तक जाति रहेगी तब तक भाईचारा नहीं बनेगा। जब तक भाईचारा नहीं बनेगा तब तक संगठित होकर लड़ नहीं पाएंगे। तब तक ये नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, ये बेईमानी साबित हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सेमीफाइनल होने की तैयारी है। अभी से टीवी अखबार पर 2024 की चर्चा हो रही है, लेकिन 2024 का रास्ता छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी की एक बड़ी रैली हुई थी मध्य प्रदेश भोपाल में, आपने देखा। राजस्थान में वो लगातार रैली कर रहे हैं। क्या है उनकी रणनीति, इसी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, समय देने के लिए शुक्रिया। और क्या है रणनीति आपकी राजस्थान में? आप बैक टू बैक लगातार रैलियां कर रहे हैं। धन्यवाद शंभू जी। तो राजस्थान में पिछले 5 सालों में हम लोगों ने बहुत काम किया है। मैं खुद कम से कम मैंने 50 से ज़्यादा बार विजिट राजस्थान को किया है। और अभी हमारी 1 जुलाई को रैली भरतपुर में है। उसके बाद 2 रैली और हमारी जो हैं वो प्रस्तावित हैं। एक 9 तारीख की है, 9 जुलाई की, और एक रैली जो है वो है 22 जुलाई की। उसके बाद 20 अगस्त को एक बड़ी, जैसे हमने एक रैली मध्य प्रदेश में 12 फरवरी को की थी अपनी ताकत दिखाने के लिए, एक रैली हमारी जयपुर में 20 अगस्त को। राजस्थान में जो आज का सिनेरियो है, अब की सरकार, पिछली सरकार, जो भी सरकारें रही हों, मैं तो इसको बड़ी गंभीरता से देखता हूं कि वंचित तबकों के लिए उन सरकारों ने क्या किया है। और मेरा लंबा प्रयास ये है कि जब तक राजनीतिक भागीदारी वंचित तबकों के उन लोगों की नहीं होगी जो इन वर्गों के विकास के लिए, जिनके पास एजेंडा है या कुछ करना चाहते हैं, या जो बुनियादी सुविधाएं जब लोगों तक पहुँचे उन पे जो काम करना चाहते हैं, तब तक उन ऐसे लोगों पे ताकत नहीं आएगी, तब तक इन वर्गों का हित नहीं हो सकता है। हमने सरकार में बहुत सारा अन्याय देखा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी, जो अन्य छोटे छोटे दल हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं हमारे जैसे, जिनके पास हमसे ज़्यादा हो सकता है कुछ पॉलिटिकल उनके पास फेस भी हो, तो उन लोगों को सही का साथ लेके हम लोग एक अलायंस बना के वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि जैसा ज़मीन पे हम लोगों ने मेहनत की है और आज हमारा बूथ तक का संगठन वहाँ तैयार हुआ है, तो आप देखना आज़ाद समाज पार्टी के लिए बेहतर परिणाम जो है राजस्थान में आएंगे। तो क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? कितने सीट, सारे सीटों पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी 2 चीज़ों पे हमारी पार्टी काम कर रही है। कुछ डिसीजन जो हैं वो स्टेट के जो होल्डर्स होते हैं उनके भी होते हैं। वहाँ जो प्रभारी अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, उनको बहुत सारी चीज़ें तय करनी है। वो लोग वहाँ हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो लोग वहाँ ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तमाम तरह का अन्याय सह रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं पुलिस का, सरकार का, प्रशासन का, हर मामले पे खड़े हैं। सुख दुख, धूप, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देख रहे हैं। तो उन लोगों का एक बड़ा वो है। हमारा पहला प्लान ये है कि हम छोटे छोटे जो दल हैं उनसे सहयोग लेके, उनको साथ लेके और एक बड़ा अलायंस बना के वहाँ काम करें, जिससे कि इन वर्गों की एकता से जो कंक्लूजन हो उससे बेहतर परिणाम आए। दूसरा, आज़ाद समाज पार्टी ये भी तय कर रही है कि भाई हमारी पार्टी वहाँ रिकॉग्नाइज हो जाए, तो 6% वोट आए, तो मैक्सिमम सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी वहाँ लड़े। क्योंकि हमारा जो गोल है वो एक लंबा गोल है। हमने कई सरकारें वहाँ के लोगों ने देखी, मैं बार बार जब जाता हूँ बात होती है, सभी सरकारें हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पे जो काम होना है वो नहीं हो रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा भेदभाव राजस्थान में है। घोड़ी चढ़ने पे, मूछें रखने पे, आज़ाद भारत की बात बता रहा हूँ, 21वीं सदी में, अब जब 2023 में हम लोग हैं, और मटकी छूने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे वहाँ आज भी जो है सामंतवाद का शिकार दलित, पिछड़े, आदिवासी हो रहे हैं। और बड़े बड़े जो हैं घटनाएं हुई उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी और उनका अलायंस बड़ी ताकत बन के जो है राजस्थान में उभरेगा।
राजस्थान में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, भीड़ भी जुट रही है। एक जो धारणा थी कि जितने जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, आप तो खुद यूपी से हैं, लेकिन आपने अपना बैटल फील्ड पूरे, आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार आप चाहते हैं कि नेशन वाइड आपका प्रेजेंटेशन हो। देखिए, आप केरल भी मैं जाते ये हैं समझता आप। हूँ ना, जो वंचित वर्गों की समस्या है वो क्षेत्रीय समस्या नहीं, और इनका सलूशन भी क्षेत्रीय नहीं है। तो जहाँ हम काम करके अपनी ताकत बना सकते हैं वहाँ अपनी ताकत बनाएं, और जहाँ पहले से स्थापित लोग हैं उनके सहयोग करके हम लोग वहाँ अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करें। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, अच्छा इलाज, इन पे हम लोग जो हैं उनको अवसर दिलाने का काम करें। और सरकारों में हमारे जहाँ जहाँ मैंने कहा कि पूरे देश में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ हम लोग उस स्थिति में नहीं है वहाँ किसी की मदद करके अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करें। जब तक सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, रोजगार नहीं आएगा, उनके अच्छे मकान नहीं होंगे, तब तक वो उनसे कोई भी मुकाबला करना कि भाई वो आज अपने पैरों पर नहीं खड़े हो रहे, ये सामान्य बात नहीं है। आपके साथ एक टैग जोड़ा जा रहा है कि ये दलित नेता हैं। आप दलित नेता हैं, बहुजन नेता हैं, और चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात हो या फिर पिछड़े समाज की बात हो, किसान कम्युनिटी की बात हो, अभी आप किसान आंदोलन में जिस तरह से दिखे, या भी तो ये जो एक टैग दे रहा है, ये टीवी अखबार आपको जो टैग दे रहा है, इसको लेकर कोई विशेष कोशिश है आपकी, या आपका जो पॉलिटिकल अलायंस है, पार्टी में जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें किसान कम्युनिटी और पिछड़े वर्ग की या अल्पसंख्यक समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान है? दो चीज़ें मैं स्पष्ट करूं, हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी, सबको वोट का अधिकार मिले। उसके बाद उन्होंने देश की तमाम महिलाओं को बराबर का जो है अधिकार मिले, हर उसमें फील्ड में उनके सशक्तिकरण की, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ के जो चरित्र है मीडिया का और जो ताकतवर लोग, उन्होंने हमेशा उनको दलित नेता के रूप में रिप्रेजेंट किया। आज भी उनको दलितों का नेता जो है समझा जाता है, जबकि आज जो लोग उनसे सीख रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, अपर कास्ट की महिलाएं, और वो भी आज बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े वो बड़े तो नेता, ग्लोबल लीडर थे। हाँ बड़े बड़े नेता बात है, ये सच है कि वो ग्लोबल लीडर थे। दुनिया में उनकी चर्चा होती है, दुनिया में चर्चा उनकी जाति की वजह से नहीं होती, उनके काम की वजह से होती है, उनकी सोच की वजह से होती है, उनकी नॉलेज की वजह से होती है, उनकी डिग्रियों की वजह से होती है, उनकी जो भविष्य को लेकर सोच थी, जो सपने थे, उनकी वजह से होती है। तो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज के इतने बड़े नेता रहे, उनके लिए टैग रहा हमेशा। बहन जी इतनी बड़ी नेता है, उनके लिए हमेशा टैग रहा। तो इस टैग का तो मुझे सामना करना पड़ेगा, और उनका मैं उनसे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो हमें किस तरह का नेता मानते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें काम किन के लिए करना, ये हमारा विजन क्लियर है। हमें उनके लिए काम करना जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसको, जो हाशिए पे है और जिसको षड्यंत्र करके हाशिए पे रखा है। तो मैंने अभी अब महिला पहलवान जो जिस लड़ाई में, एक आप देख रहे हो कि उसको किस तरह से ठाकुर वर्सेस जाट करने का प्रयास किया गया, उस लड़ाई को हमने लड़ा तमाम तरह से, उस लड़ाई को हमने बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाया। बाद में अंत जो है अभी भी वो लड़ाई जारी है। उससे पहले गुर्जर समाज के सम्मान की लड़ाई हो, उससे पहले किसानों की लड़ाई हो, उससे पहले CN पर एनआरसी मुस्लिम समाज की लड़ाई हो, और शेड्यूल कास्ट का तो कोई ऐसा मामला नहीं जिसको हम लोग नहीं लड़ते। जब मैं चला जाता हूँ फिर ही दूसरे नेताओं को याद आता है कि ये भी इंसान है, इनकी लड़ाई भी लड़नी है, इनकी बात भी कहनी है, इनकी भी कोई हिस्सेदारी है, इनके सम्मान की और कानून सम्मत इनकी भी रक्षा करनी है। तो मैं बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ, इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, और किसान का मेरी जातियाँ जो हैं, वो सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। उनकी लड़ाई लड़ना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनको नए अवसर पैदा करके देना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करना, ये लक्ष्य की तरफ हम लोग हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ धीरे धीरे परिवर्तन होता है और हम धीरे धीरे सफल भी हो रहे हैं। आज पिछले दलित देखो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हम लोगों ने लड़ा, हमने मजबूर किया सरकार को। जो बच्चे वहाँ थे वो इस अहमियत को समझते हैं कि संघर्ष कितना मजबूत था। सरकार झुकी भी, लेकिन अंत उन्होंने धोखा कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ जो सरकारें संवैधानिक अधिकार हमारा हमें नहीं दे रही है, देखो आरक्षण में कितने बड़े घोटाले मध्य प्रदेश सरकार ने किए, यूपी सरकार ने भी OBC आरक्षण के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ की, वो तो यहाँ हम लोग सक्षम थे, लड़े। तो जो हमारा कोट मतलब अधिकार बैठता है संवैधानिक, वो हमें नहीं दे रही है, तो वो हमें नए अफसर कहाँ से देंगी। इसलिए इन दलों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अपने दल को, क्योंकि साहब कहते थे जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। ये लोकतंत्र है। हम अपने संगठन को, अपनी पार्टी को और अपनी राजनीतिक जो है ताकत को मजबूत करें, जिससे कि हम कलम पकड़ के अपने लोगों के लिए अधिकारों की जो है तैयार कर आपने सकें। अभी बताया बीजेपी, अभी तो बीजेपी का कल मैं सुन रहा था, उनके जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने कहा कि
पिछड़ों का हक खा रही है कांग्रेस और ममता बनर्जी। और उन्होंने बकायदा गिनाया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ओबीसी को 27% नहीं है, तो उनके जबकि यहाँ मध्य भी प्रदेश में नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में भी नहीं है। तो क्या जो बैकवर्ड क्लासेस की राजनीति, बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि वो बैकवर्ड की पार्टी हो रही है। नहीं नहीं, वो पार्टी किसी की नहीं है। बेसिकली सच ये है कि वो जिनकी पार्टी पहले थी उन्हीं की पार्टी है वो। उन्होंने सिर्फ ये किया है, उन्होंने जो है पॉलिटिकल फेस बनाने शुरू किए हैं। जैसे देखो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने जब राष्ट्रपति राम कोविंद जी बनाए, उन्होंने बड़ा प्रचार किया कि देखो हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, दलित राष्ट्रपति बना दिया। जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम जो है राष्ट्रपति, उनको बनाया, तो उन्होंने उनका बड़ा प्रचार किया कि देखो पहली आदिवासी महिला, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। लेकिन सच क्या था? सच ये है कि उसी राष्ट्रपति को आपने जब आपने संविधान संसद की जो है उद्घाटन किया, उसी को बाहर रख दिया। और जब आपसे सवाल किया गया तो आपने कहा नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री का अधिकार बैठता है। अपने प्रोग्राम में किसी अपने सम्मानित उद्घाटन में अगर आप देश की सर्वोच्च लेडी को बुलाते हो तो ये अधिकार का नहीं, ये सम्मान का मामला है। तो जो उच्च स्तर पे बैठे, उच्च पदों पे बैठे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकते हम, वो उनको अधिकार कहाँ से देंगे? तो ये पार्टी जिनकी थी उन्हीं की है। बस इन्होंने कुछ लोग अपने जो हैं चेहरों के रूप में स्थापित किए। मान्यवर काशीराम साहब को थोड़ा सा उनके एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया है। वो किस तरह से? वो इतना कि इनके फेस बनाए, बाकी इनको काम करने की आज़ादी नहीं। जो दलित पिछड़े मंत्री हैं, आप जाके देखना, एक दलित मंत्री थे यूपी के, उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा भाई हमारी क्या हैसियत है, हमारी कोई सुनने को राजी नहीं, अधिकारी यहाँ का थाने का इंचार्ज नहीं सुन रहा है। एक अभी सेंट्रल मिनिस्टर हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने एक बार आके अखबार में बयान दिया कि मुख्यमंत्री ने मुझे भगा दिया अपने ऑफिस से, मैं सांसद हूँ। मैं ये बातें दोनों इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उनकी इतनी हैसियत है उस पार्टी में कि उनका खुद का घर बार तो चल सकता है, उनका व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हो सकती, लेकिन वो अपने समाज के हितों के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। इसका उदाहरण देखना, हाथरस में देख लो, वहाँ शेड्यूल कास्ट के एमपी थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए पीड़ितों के पक्ष में। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना, आज दलित पिछड़ों का आरक्षण छीन रहा है, दलित पिछड़ों के सारे सरकारी सिस्टम खत्म किया जाए निजीकरण के जरिए, जो है ना, आप आने वाले दलित पिछड़ों के बच्चे करेंगे क्या? मेरा ये सवाल भी है, मैं जाके पूछता हूँ कि जिन्होंने पहले से आपको अवसर नहीं दिए, आज जब बिल्कुल आरक्षण खत्म कर जाए, निजीकरण कर खत्म कर जाए, सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे, तो दलित पिछड़ों के बच्चों को कौन कुर्सी बिठाएगा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, निषाद, इनके बच्चों कौन पूछेगा? चमार, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इनके बच्चों कौन बैठने देगा? तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि इन वर्गों को अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा, राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। अगर इन वर्गों ने अपनी राजनीतिक समझ को मजबूत कर लिया था, जिसके लिए मान्यवर काशीराम साहब, मामना राम वर्मा जी, बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास किया, चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा रोल है। देखो उन्होंने किसानों में चेतना पैदा की, बाबू जगदेव प्रसाद जन्ने कपूरी ठाकुर का बहुत बड़ा रोल, लालू जी का बहुत बड़ा रोल है। तो देखो रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा, नहीं नकारा जा सकता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता उस स्तर पे, क्योंकि बहुत काम किया है। मैं बहन जी की भी नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत काम किया है, मानव काशीराम साहब ने बहुत काम किया है। तो हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और जिनकी वोट है उनका राज आना चाहिए। एक जो आप तो अब लगभग 7 साल से ज़्यादा, 5 साल हो गया आपकी पार्टी, 3 साल हो गए। 3 साल हो गया, आप सक्रिय रूप से जो है 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो एक संसाधन का बड़ा मसला है, जिसे बड़ा मीडिया है, वो तमाम मायावती जी हों या मुलायम सिंह यादव हो, रामविलास जी हों, लालू जी हों, सबको कहती है ये सब भ्रष्ट है, सबके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, सजा किसी को नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, परसेप्शन बना के उनको बेइज्जत करती है। हाँ, अभी मायावती जी के खिलाफ भी अभी अखबारों में अब खबरें छपने लगी है, जबकि इस देश में 3% संसाधन भी 97% लोगों के पास नहीं है। हाँ सच, 3% लोगों के पास 97% संसाधन है। ऐसे में इससे कैसे लड़ रहे हैं आप? आपके पास संसाधन नहीं है, तो लोग, जब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, आप 300 दिन सड़क पर हैं, क्या लोग आपको संसाधन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं? क्या मॉडल क्या होगा आपका? क्योंकि कहा जा रहा है कि न आपके पास टीवी है, न अखबार है, न आर्थिक संसाधन है, तो किस तरह के चैलेंजेज हैं, अगर आप बताना चाहें इस देश के लोगों को? देखिए 2 चीज़ें हैं शंभू भाई। पहली आपने कहा, देखिए सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैंने पॉलिटिकल पावर को तब समझा जब मेरे साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ, निर्दोष होते जब मेरे ऊपर राशुका लगाए, तब मुझे समझ आया कि यहाँ सत्ता में कितनी ताकत है। जब मैं दिल्ली में जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ता हूँ और मुझे जेल भेज दिया जाता है,
और जज ये पूछते हैं कि चंद्रशेखर ने क्या कहा है बताओ, तो दिल्ली पुलिस कहती है भड़काऊ भाषण दिया, तो वो पूछते हैं भाषण क्या है, उन पर कोई जवाब नहीं होता, फिर मुझे बेल मिलती है। ये दोनों बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास शासन रत्ता उनका आरोपी बच जाएगा। ब्रजभूषण के मामले में देख लो आप, इतना समय दिया गया कि उस परिवार को डरा दिया जाए और उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, और फिर बाकी क्लीन चिट आज मिल गई है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई ऐसे मामले देखो, आय से अधिक संपत्ति के मामले, पॉक्सो एक्ट खत्म हुआ है। हाँ उसी में गिरफ्तारी का प्रावधान है ना, 7 साल से कम की ज़्यादा की सजा उसी में है, बाकी में तो 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। लेकिन इन्हीं की जगह अगर दलित पिछड़े हों तो गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, और चप्पल मार के गिरफ्तार करेगी सरकार, पुलिस के लोग। हम तो देखते हैं ना पूरे देश में, और जबरन लगा देते हैं 307, मतलब भी नहीं पता होता 307 क्यों लग रही है। अभी हुआ एक जगह पे, मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ के अधिकारियों को मैंने खूब सुनाया, हमारे एक कार्यकर्ता पर 308 लगा दी, मेडिकल में कुछ भी नहीं, थाना एसएच क्यों लगाई, एसएचओ साहब हमारे कार्यकर्ता से उसके काम से चिढ़ते थे कि ये अपने समाज को क्यों तैयार किया। फिर मैंने उनके सीनियर अधिकारियों को खूब झड़क लगाई, उनसे पूछा कि दिमाग ठीक है, तब जाके उन्होंने मुझसे कहा कि हम वादा करते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूँ कि आज आप संसाधन की बात कर रहे हैं, देखिए संसाधन सत्ता के पास होते हैं, बाकी समाज तो, जिस समाज में मैं जन्मा हूँ उसका 80% 85% लोग उस समाज के सुबह मेहनत करने जाते हैं, तब जाके शाम की रोटी आती है। ये आज भी भारत की सच्चाई है। मैं भी साक्षी वाले मामले में दिल्ली गया था, दिल्ली जब मैं गया तो उन लोगों को मैंने चेक किया, पूछा उनसे, वो देख के बड़ी संख्या में वहाँ की बच्चियाँ फ़ोटो खिंचवाने, वहाँ की महिलाएं आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ के हो, तो वो बिहार बॉर्डर के हैं, आजमगढ़ के, अम्बेडकर नगर के, मुझे जानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनके हालात देखी ना, 10 दिन में 1 दिन पानी आता है, शौचालय के लिए लाइन लगती है जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, छत की जगह सर पे टीन है, इस गर्मी में 40, 41, 42 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का जाता है, वो टीन तपती है, घर में रह नहीं सकते हो, नाले पे लोग रह रहे हैं। कच्ची कॉलोनी को पक्की करने का वादा यहाँ की सरकार ने और केंद्र सरकार ने बड़ा किया चुनाव से पहले, हम करें कुछ नहीं किया। तो ये समाज की वास्तविक स्थिति है, दलित पिछड़े आदिवासियों के, अल्पसंख्यक समाज की। अब संसाधन की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, माननीय काशीराम साहब की जो चेतना थी, जो उन्होंने काम किया, इससे उनको ये समझ तो आ गया कि देखो साहब कहते हैं अगर किसी का सहारा लेके आप आंदोलन चलाओगे और उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो वो समय आने पर सारा खींच लेगा, आपका आंदोलन गिर जाएगा। ऐसे पहले पिछले आंदोलन कई सारे समय से पहले समाप्त हो गए, कामयाब हुए बगैर। इसलिए समाज को सोचना चाहिए कि सहारा भी अपना हो और इशारा भी अपना हो। हमारे लोगों में बहुत, आज का जो दलित पिछड़ा आदिवासी है उनमें बहुत चिंतन है, वो इस बात को समझते हैं। मैं कहीं जाता हूँ रैली में, वो मेरी आर्थिक रूप से मदद करते हैं, मेरे तेल का खर्चा उठाते हैं। वो हमसे कहते हैं कि अखबार टीवी बनाओ, तो मैं उनको जब टीवी के खर्चे का एस्टीमेट दिखाता हूँ तो डर जाते हैं, नहीं टीवी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो मुझसे अखबार कहते हैं। और मैंने इस कड़ी को और मजबूत किया है कि हम अखबार के जरिए लोगों से, अखबार हम अपना तैयार कर रहे हैं कि अखबार के जरिए हम अपनी बात को करेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा कि इनके खिलाफ दुष्प्रचार किया, इनके खिलाफ दुष्प्रचार चुनाव से पहले किया जाता है, आरोप लगते हैं, बाद में आरोप हवाबाजी हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो मतलब झूठे हों तो एक छोटी सी खबर छपती है, पहले दिन बड़ी बड़ी छपती है। तो वो लिखेंगे जो उनका मन होगा, जो वो कहना चाहते हैं, जो जिसका उनको इशारा दिया है मालिक ने कि इनके खिलाफ ये लिखो, वो आपके पक्ष में कभी नहीं लिखेंगे। आपको अपनी बात कहने के लिए माननीय काशीराम साहब से सीख लेके, बाबा साहब से सीख लेके अपना अखबार, अपना न्यूज़ चैनल बनाना पड़ेगा। साहब ने प्रयास भी किया था, वो सफल नहीं हो पाया, बना दिया था लेकिन बाद में बेच दिया कुछ लोगों ने। तो इसलिए हम अपना अखबार बनाने की सोच रहे हैं, हम अपना यूट्यूब चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम अपना न्यूज़ चैनल भी बनाएंगे समय आने पे। जो आप जैसे पत्रकार साथी हैं, जो आपके साथ सीख रहे हैं, उन लोगों को उसमें अवसर भी देंगे कि इस देश में वंचित शोषितों की बात कहने वाले भी न्यूज़ चैनल हों, और उसके लिए समाज ही सारे साधन उपलब्ध कराएगा। और मैं समाज पर निर्भर हूँ और मुझे उम्मीद है जैसे पहले अन्य जो हैं, जो हमारे, वो तो महापुरुष थे, उनका साथ समाज ने दिया, उनकी ईमानदारी और संघर्ष को देख के, विजन को देख के, ऐसे आने वाले कल में समाज और साथ देगा तो ये काम आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पब्लिक लाइफ में आपने 15 साल से ज़्यादा हो गए आपके, क्या देख रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जागरूकता बढ़ी है सोशल पॉलिटिकल, और क्या करने की ज़रूरत है आपको, क्या लगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सड़कों पर हैं, सबसे ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। देखिए जागरूकता बढ़ी है, कुछ लोगों के विचारधारा से हटने से निराशा भी पैदा हुई है। जैसे समाज ने किसी पे बहुत उम्मीद की और उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में समाज को छोड़ दिया और अपनी बात को लेकर आगे बढ़ गया, ऐसे समाज में निराशा भी बहुत गई है। तो समाज बहुत बार ठगा गया है, हर आदमी को बहुत बार चेक करता है,
उसकी एक एक चीज़ पे बारीकी से नज़र रखता है कि वो क्या कर रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसका घर कैसा है, वो कौन सी गाड़ी चल रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसकी घड़ी कैसी है, इन सब चीज़ों पे समाज गौर करता है। तो समाज में चेतना तो पैदा हो रही है। बाकी चेतना बीजेपी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कर रही है इन वर्गों का, कि इतना जो है इनके अधिकारों को निचोड़ने काम कर रही है कि जनता को समझ आ रहा है, दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, कि कौन तुम्हारा हितैषी, कौन तुम्हारा विरोधी। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि आने वाला कल, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहेंगे 21 सदी हमारी है, वो तभी आएगा कि शोषण भी एक तरह का ना, जो एक तरह की क्रांति पैदा करता है। तो आज जो शोषण हो रहा है कि हत्या हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं, रेप हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, घर जला जाए, कोई कार्रवाई नहीं, लूटपाट हो रही, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सड़क पर जाके जातिगत गाली दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं, और जिस तरह से हम कोर्ट के फैसले देख रहे हैं, तो और फिर फैसलों के बाद जो जज हैं उनको संरक्षण देख रहे हैं सरकारों का, तो इससे जनता जमीनी लेवल पे बहुत विद्रोह जनता के अंदर तैयार हो गया। अब ज़रूरत क्या है ये भी आप जान लो, जब तक जाति रहेगी तब तक भाईचारा नहीं बनेगा, जब तक भाईचारा नहीं बनेगा तब तक संगठित होकर लड़ नहीं पाएंगे, तब तक ये नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, ये बेमानी साबित हो जाएगा। जिसकी इतनी संख्या पर उसकी इतनी सारी, ये जीरो साबित हो जाएगा जब तक बहुजनों में भाईचारा नहीं पैदा होगा। अब ज़रूरत ये है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लोगों को संगठित किया जाए। जैसे आपका, एक सेकंड, आपका इंटरेस्ट है उससे मेरा नुकसान ना हो, मेरा इंटरेस्ट है उससे आपका नुकसान ना हो, और किन किन चीज़ों पे हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो। ये आपके मेरे का मतलब सामाजिक रूप से मैं कह रहा हूँ, जिसमें किसान का भी फ़ायदा हो, किसान के साथ काम करने वाले जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनसे उनका रोजगार, उनका फ़ायदा हो, मजदूर का फ़ायदा हो, दलित का फ़ायदा हो, पिछड़े का फ़ायदा हो, आदिवासी का फ़ायदा हो, अल्पसंख्यक समाज का फ़ायदा हो। इनका भी ध्यान रख के जो है, अगर हम इस नारे को हम चरितार्थ करें कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी साधन संसाधन और हर स्तर पे, तब जाके मुझे लगता है कि बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। और बीजेपी छोड़िए, कोई भी सत्ता ऐसी होगी जो इनके विरुद्ध काम करेगी, ये उसको उखाड़ फेंकेंगे। आप पॉलिटिकल बीजेपी से पॉलिटिकल अलायंस में नहीं जा सकते? हाँ, नहीं जा सकता, स्पष्ट। मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि वहाँ बहुत काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश इस समय हमारी सबसे, काशीराम साहब के 2 सपने अधूरे हैं। एक वो इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, एक उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान दिया बहुत दिन पहले कि मैं यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जो अधूरे सपने उनको पूरा किया जाए, उसके लिए योजना बनाई जाए। तो हमने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया, मेरी 100 से ज़्यादा विजिट वहाँ है। अभी भी हम एक साइकिल यात्रा पहले हम लोग मध्य प्रदेश में निकालेंगे, फिर राजस्थान में निकालेंगे। वो साइकिल, विधानसभा चुनाव से हाँ पहले? हाँ, वो साइकिल यात्रा का यही वो होगा कि हम गांव-गांव तक अपना जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है कि इस देश में साधन संसाधन और सत्ता के जरिए हमें क्या मिलना था और क्या नहीं मिला, और आज भी क्या मिल सकता है अगर हम संगठित हैं, इसको लेके जब हम ज़मीन पर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी भीड़ जुटती है। मैं भी गया था मध्य प्रदेश में, और रात को 1 बजे स्वागत के लिए लोग खड़े थे, 100 लोग गांव के बाहर, बच्चे, हाँ, मैंने देखा है, बिना बूढ़े, संसाधन, लोग कुर्सी लगाते हैं, आदमी नहीं आ रहा है, बिना संसाधन की रैली। आपके लोग रैली में कुर्सी भी नहीं लगती है, खड़े रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यंग बेटियां, बहनें सड़कों पे खड़ी थी ये रात को 1 बजे। मेरा दिमाग घूम गया देख के कि कितना दुख तकलीफ सही है मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने। वहाँ आबादी 90% ज़्यादा है SC ST OBC और माइनॉरिटी की, और उनको विश्वास है। उसी विश्वास को जाहिर करने वो 12 फरवरी को आए। और अब भी मैंने उनसे कहा कि कोई बड़ी रैली करें, तो उन्होंने कहा जब आप कहो। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि देश के प्रधानमंत्री जो ताकत लोगों को लाने में नहीं लगा पाए, वो अपने दम से आए और मुझसे कह के आए कि जब भी बुलाओगे इतनी ताकत से आएंगे। तो मध्य प्रदेश में साहब ये कहते थे ये सबसे फर्टिलाइज ज़मीन है यूपी के बाद। मैंने उसको महसूस किया। वहाँ का जो व्यक्ति है ईमानदार है, उसमें संघर्ष की भावना है, वो स्वाभिमानी है। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता, जो ज़मीन का कार्यकर्ता, वो भी अगर आप उससे कहो कि आपको ज़मीन बेचनी है मूवमेंट के लिए, तो वो ज़मीन बेच देगा, वो अपना घर बेच देगा। इतना समर्पण है मध्य प्रदेश में। मैं जितनी बड़ाई करूं, भी आपको बहुत समर्थन मिला। नहीं, मैं जितनी बड़ाई करूं मध्य प्रदेश की उतनी कम है। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं अपने साधन से आते हैं, स्वागत करते हैं आपका, आपके लिए खून तक देने को तैयार है, उनको विश्वास है।
और इसी विश्वास को वोट की ताकत में इस बार आप देखना बदलेगा। कई सामाजिक संगठन है वहाँ जो ओबीसी के हैं, आदिवासी, उनसे भी हमने बात की, वो भी तैयार हैं। एक मजबूत पॉलिटिकल लाइन्स बनेगा और आप ये देखना आज़ाद समाज पार्टी के पास वहाँ सत्ता की चाबी रहेगी। आज़ाद समाज पार्टी के बिना वहाँ कुछ नहीं होगा मध्य प्रदेश में। नोट ये कर आने लो, वाले विधानसभा चुनाव में। नोट कर लो 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता, गांव-गांव जाता, मार खा रहा है, हत्या हो रही है उसकी, लेकिन उसने मन में संकल्प बना लिया कि इस बार अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा करना है। वहाँ भी छोटे दलों से आप गठबंधन में हैं। हाँ, देखो ये मैंने काम, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ है ज़मीन की, जो वहाँ की स्टेट लीडरशिप भी मैंने उनको दिया, प्रभारी को उनको, और मैंने उनसे कहा कि आप जो कुछ बनाओ, मैं यहाँ बैठ के फैसला नहीं करूँगा दिल्ली में किससे बात करके कि भाई हमें ये करना है। आप करो, आपको जो बेहतर लगता है उसमें जो मेरी सलाह लेनी है मुझसे लो। जहाँ कार्यकर्ता के रूप में आप मेरा यूज करना चाहते हैं मुझे बताओ, मैं आऊँगा, रैली भी करूँगा, पैदल मार्च भी करूँगा, आंदोलन भी करूँगा, तमाम जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। उड़ीसा में हमारा बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है, पंजाब में हमारा बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा हमारा संगठन काम कर रहा है। अभी एक अन्याय है उसके खिलाफ उत्तराखंड में हमारी टीम ने बहुत बड़ा मोर्चा लिया। ये फिर इसका एक आप सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो धर्म की राजनीति है उससे जो पोलराइजेशन होता है उसको लेकर क्या कहेंगे, जैसे अभी कई राज्यों में दिख रहा है। मैं आपको 90 की याद दिलाता हूँ, जब एक तरफ धर्म को लेके आंधी की तरह जो है जो रफ्तार से जो है आंदोलन चल रहा था, तब भी कमंडल यात्रा में, हाँ, जब मंडल बनाम कमंडल हुआ, देखो विजन की बात है, अपने कैडर को तैयार करने की बात है। हवा हवाई नहीं होता है, लोग भीड़ में आते हैं सुन के चले जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे जाके, गली मोहल्ले कस्बे में जाके, गांव-गांव जाके समाज को तैयार कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता कोई मर्सी रोडी से नहीं जाता, मुझे तो वो, मेरे लिए तो उनका बस चले हेलीकॉप्टर भी लेके आते हैं। वो कैसे कैसे पैसे जुटाते हैं मैं एहसास नहीं करता। मैं उनसे बाद में पूछता हूँ कि क्यों करते हो, तो कहते हैं कि आपका सम्मान हमारा सम्मान है। जब हम अपने नेता का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। जब दूसरों के नेता आते हैं हेलीकॉप्टर में तो हम भी अपने नेता को लाएंगे हेलीकॉप्टर में। तो मैं उनसे कहता हूँ अपने साधनों का प्रयोग, चंदे के पैसे से। हमारे लोगों को कौन कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति पैसा देगा, आप सोचो ना। वो उनको देगा जो उनके मैंने कहा जो उनके इशारे पे काम करेगा। हम लोग थोड़ा ही करते हैं, हम तो सबको सवाल खड़ा करते हैं। हमने ही तो कहा है ना कि जिस दिन हमारा दल राष्ट्रीय दल की भूमिका में आ जाएगा, जितनी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हम सब निजीकरण हुआ, हम सबका राष्ट्रीयकरण कर देंगे वापस। ये हमारे तो विजन है, तो हमें कोई कॉर्पोरेट क्यों मदद करेगा। लेकिन आपको लगता है आप लोगों ने जो इतना काम किया, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने, आप लोगों ने, लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा, पिछड़ा बनाम अगड़ा होगा, तो कौन कौन है जो इसकी बात कर रहा है कोई? मुझे तो नहीं लगता, कहने से थोड़ा ही होता है। कोई ऐसी सरकार बताओ जिसमें दलित पिछड़ों के अधिकार को मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया है, बिहार सरकार भी कह रही है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, तो लगता है कि अब सबको, अब लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल ही होगी। जातिगत जनगणना सिर्फ एक इशू है, एक इशू है, उससे अलग भी जहाँ जहाँ आपकी सरकार है आप कुछ करके तो दिखाओ। प्रमोशन में रिजर्वेशन दो ना SC ST OBC को, क्यों नहीं दे रहे हो जहाँ सरकार है। इन्हीं सरकारों से पूछ रहा हूँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। भाई बिहार में भी दो ना प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को। कांग्रेस जो जहाँ कह रही है सामाजिक न्याय की बात, दो ना, पुरानी पेंशन बहाल करो ना। अभी कर्नाटक में उन्होंने मंत्रिमंडल में जातियों का लिस्ट जारी किया, वो भी तो बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं भाई, हैं? जैसा बीजेपी कह रही है कि हमने लेकिन ये खेल बनाया, तो आप लोगों ने बदला है, अब SC ST क्यों, अच्छा क्यों करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, OBC की बात सबको करना पड़ रही है, सबको बात ये करनी पड़ी। जो पिछले पहले कहते थे ये जातिवाद हो जाएगा, जातियों की चर्चा नहीं करेंगे, अब लोगों को लगता है कि बीजेपी का जो रिलीजियस पोलराइजेशन है उसके खिलाफ, उसके मुकाबले यही कारगर है। देखिए बीजेपी के बाद अगर किसी पे देश में संगठन है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के है, और मैं इसके लिए चैलेंज कर सकता हूँ। संगठन, कैडराइज संगठन जो नीचे तक है, आज आप कोई गांव चेक करा लो जहां आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता नाम है। देश के ऊपर वो मैं उस तरह चैलेंज कर रहा हूँ। महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, नौजवान कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं। हमारे खिलाफ ये मीडिया, ये हमें तब बुलाती है जब इनको ये पता है कि अगर, क्योंकि इनके साथ ऑडियंस इनको बुलाएंगे, TRP घट जाता है, इसलिए हमें बुलाते हैं। लेकिन दिखाते वही है जो उनको दिखाना है। उसके बावजूद आपकी रैली नहीं दिखाता है। हाँ, अच्छा, आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू करता है, लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी रैलियां, तो उससे क्या, उससे हमें फायदा होगा, इसलिए नहीं दिखाएगा ना। जिस चीज से हमारे दल को फायदा होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, उसको क्यों दिखाएगा? जिससे हमारा प्रचार होगा वो दिखाएगा, जो बात वो हमसे कहलवाना चाहता है। तो हम भी उनके मंच पे जाके अपनी बात कहते हैं, हम उनकी बात कहाँ कहते हैं।
वो पहले आते ही हमारा उनका सबसे पहला सवाल होता है बहन जी और आप में वो झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये टीवी वालों का पहला सवाल है। होता ही नहीं होता है। कौन देखो होगा? दो अच्छा। सवाल होते हैं, एक आपका नाम में रावण क्यों है, तो मैं उनसे कहता हूँ ये आपका दिया हुआ, मैंने अभी भी कहा मेरा नाम तो चंद्रशेखर आज़ाद है। फिर वो कहते हैं आपका और बहन जी का हो रहा है, बहन जी की जगह आप ले रहे हैं, तो वो एक तरह झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं बाद में उनसे कहता हूँ, पहले भी जाते कहता हूँ कि भाई बहन जी को लेकर सवाल मत पूछना, वो हमारी बड़ी हैं, सम्मानित है, उन्होंने बहुत काम किया है, कोई अपने बड़ों के लिए कोई अब सब नहीं बोलता, तो तुम मेरा झगड़ा कराना चाहते हो, मैं नहीं करूँगा, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। तो वो जानबूझ के पूछते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो, तो हम क्यों काहे को झगड़ा करें, वो बड़ी हैं, वो हमेशा बड़ी रहेंगी। मैं काम में उनकी बराबरी थोड़ा ही कर लूँगा, मैं तो उनसे 30 साल छोटा हूँगा, 30 नहीं होगा तो 25 साल, तो मैं कहाँ बराबरी कर लूँगा। तो मैं किसी की बराबरी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ है, मैंने अन्याय देखा, मैंने जेल काटी, मैंने मुसीबतें देखी, मैंने लिटरेचर पढ़ा, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है पिछले आंदोलन की वजह से फेल हुए, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। देखो मैंने समय समय पर सीखा, एक समय था शंभू भाई, 2016 के चंद्रशेखर में, 2017 के चंद्रशेखर में, 2018 के चंद्रशेखर में, 2020 के चंद्रशेखर में परिवर्तन है। जैसे जैसे सामाजिक समझ बढ़ रही है, ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल लाइंस को समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये समझ आ रहा है कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको अपने आप ही ताकत बनानी पड़ेगी, और जिसको ये महसूस हो जाए कि आपकी ज़रूरत है, वो अपने आप आएगा भागा भागा आपके पास। तो ये बार बार जो लोग कहते हैं कि भाई देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो भाई मैं कह रहा हूँ देश तो अब तक भी था, लेकिन इस देश में आज़ादी के अब तक बाद इतने बड़े समाज को नजरअंदाज करके उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाए आप लोग। आज भी आप अखबार पढ़ो ना, आज दलित की बेटी के साथ वो हुआ, दलित की बेटी के साथ ये हुआ, दलित की बेटी के साथ वो हुआ, तो मैं कह रहा हूँ इन्हीं के साथ क्यों। नहीं, लेकिन अब तो उसमें पिछड़े और किसान जातियां भी कम, अब उनके साथ भी उसी तरह के मैं atrocity दलित हो का रही है, मतलब उस शोषित वर्ग को मानता हूँ जिसका साथ अन्याय हो रहा है। जिनको शूद्र कहा गया। आप ये सोचो ना, शूद्र कह लो, अछूत कह लो, अति पिछड़े कह लो, वो सब दलित ही हैं। देखो हमने एक मांग की, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक टीवी इंटरव्यू पे गया था, उन्होंने वो काट दिया क्योंकि उनके एजेंडे काम नहीं था। हमने कहा कि EWS पे जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो 50% की कैप खत्म कर दी गई। तो अब सामाजिक न्याय ये कहता है, अगर आपके अंदर सामाजिक चरित्र है, जिनकी सरकार है, कि वो अपने यहाँ 52% OBC को, जिसकी इतनी संख्या है, उसकी हिस्सेदारी के तौर पे 52% आरक्षण दे, 25% SC ST को 25% आरक्षण दे। इसलिए हमने कहा, यूपी में मैंने बैठ के कहा था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि मीडिया वो उनका विषय नहीं था। तो चैनल ने उसको काट दिया। हाँ, मैंने बाद में सोचा, फिर मैंने उनके चैनल के लोगों से भी बात करके बुलाना मुझे तो मैं तुम्हें अब कौन सा चैनल था? छोड़ो ठीक है, थोड़ा बहुत ये बेचारे हमें दिखा देते हैं इनका, इसलिए इतना भला बाकी लोग वहाँ जाके पैसे देते हैं इस बात के, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर, क्योंकि जब हम ये सवाल खड़ा करते हैं, सरकार कहती है हम पे इतने साधन नहीं हैं, अब इस तरह का माहौल नहीं है, तो मैंने कहा कि पिछड़े वर्ग को जब ये कैप खत्म होगी, 25% से अतिरिक्त जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही, हाशिए पे हैं, जैसे पाल है, प्रजापति है, सेन है, कश्यप है, निषाद है, मल्ला है, और ऐसी जातियाँ हैं जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, जिनके 2 आपको IAS नहीं मिलेंगे, 2 PCS नहीं मिलेंगे, 2 IPS नहीं मिलेंगे, जिनका कोई प्रमुख सचिव नहीं मिलेगा, जिनका यूनिवर्सिटी में कोई बहुत जो है 2-4 प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, जिनके आपको जो है सचिवालय में बहुत सारे जो है प्रमुख सचिव और अपर सचिव नहीं मिलेंगे। ऐसी जो जातियाँ हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है, 27% से अतिरिक्त, अगर आप 52 है तो कम से कम 42% इनको आरक्षण की व्यवस्था करो कि 2% सरकारी नौकरियों में इनकी प्रतिभाग हो, इनके बारे में सोचा जाए, इनके लिए कानून बने, इनके लिए नए अवसर पैदा हो, इनका अधिकारी कर्मचारी बैठ कर इनके बारे में पूछे। हम तो सत्ता में होते तो हम कर देते। और जो दलितों में भी जो आरक्षण आपने दिया है उसके अलग, वो यूपी में जैसे 66 जातियाँ उन्होंने चिन्हित की है, तो 6 तो दिखाई देती हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, लेकिन बाकी 60 तो नहीं दिखाई देती। उनका क्या IAS IPS नहीं बनेगा, उनका क्या दरोगा, उनका क्या क्लर्क, उनका क्या जज नहीं बनेगा, उनको कैसे वो करोगे। इसलिए हमने कहा कि उनको अतिरिक्त 5% आरक्षण की व्यवस्था आप कराओ, जो दे रखा है उससे ज़्यादा। जिनको दे रखा है उनका छीने ना, जैसे आपने 27 दिया पिछड़े वर्ग को, तो उनका 27 में से कोई कटौती ना हो, लेकिन वो जो जातियाँ उनके यहाँ हाशिए पे हैं उनको वहाँ से निकाल के आप अलग से 15% दो कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कि जैसी सामाजिक गैर बराबरी देश में है, आर्थिक गैर बराबरी, उसके समय में
रेस की लाइन एक नहीं हो सकती, आपको इन इन जातियों को नए अवसर देने पड़ेंगे। तो जब मैंने ये बात कही तो मीडिया के चैनल ने उस बात को काट दिया। और देखो कास्टिज्म कितना है, इसको भी सुन लो। आप बीजेपी की बात कर रहे थे, बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में 5 यूनिवर्सिटियां हैं कृषि से आधारित, 4 स्टेट की, 1 सेंट्रल की है। 5 के जो कुलपति हैं वो सब मुख्यमंत्री की खुद की जाति के हैं। 5 साल, पिछले 5 साल में एक भी जो है डीजीपी SC/ST OBC का नहीं बना। अभी तो है वर्किंग कमाल है, मजबूरी होगी है। कब तक कार्यकारी बना के रखे कि उन लोगों को चेयर दे दी जाए। कितने प्रमुख सचिव हैं, कितने मुख्य सचिव हैं, एक है मुख्यमंत्री सब जाति के लोगों पे, एक व्यक्ति पे 4-4, 5 विभाग हैं, जैसे अधिकारी ना हो। प्रमोटी कितने IAS शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के हैं, आप चेक करा लो, मैंने चेक करा रखे हैं। आधे से ज़्यादा 2 जातियों को दिया हुआ है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और जिनको मिला है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को वो IAS हैं, प्रमोटी नहीं है। प्रमोटी एक को नहीं दिया, टोटल वो डायरेक्ट IAS हैं, इसलिए उनको मिला हुआ है। उसके बावजूद भी उनकी कलम को इतनी ताकत नहीं कि वो उन वर्गों के हितों के लिए कुछ काम कर लें। थाने में SHO, इंस्पेक्टर, CO, आप चेक करा के देखो कितने जो हैं SC/ST OBC के हैं। सच ये है बीजेपी सबकी वोट लेती है और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सबसे ज़्यादा हाशिए पर रखती है। 70 कुर्सी अपने लोगों को देती है। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वोट सबके लो, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जब अधिकार देने की बात आए तो उनको दो जो आपके हैं, जिनसे आपको फ़ायदा, जिनको आपको सशक्त करना है। हमारे लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। आज जो यहाँ अन्याय हुआ पहलवानों के साथ, किसने किया? वो भी हिंदू, वो भी हिंदू। अब क्या कहोगे भाई? तो उनकी नज़र में आप सिर्फ चुनाव के समय हिंदू, चुनाव के बाद उनको आप ही की आपके अधिकारों काट के अपने लोगों को देना है। उनका सीधा एजेंडा, हमारा भी सीधा एजेंडा होना चाहिए कि हम इन वर्गों को अपने पैरों पे खड़ा करें। किसान को, पिछले आज़ादी के बाद अब तक किसान क्या कर रहा है? हर बार कागज़ लेता जिसकी सरकार, तो उसके दफ्तर के बाहर जा खड़ा हो जाता है कि लो भाई मेरे कागज़ देखो, मदद करो। क्यों किसान ताकतवर नहीं हो पाया? क्योंकि वो किसान ही नहीं बना, जातियों में बटा हुआ है। नोएडा 30 पर धरना चल रहा है, गुरनाम सिंह चौधरी गिरफ्तार हुए, अब तक छूटे नहीं है। यहाँ भी 30-35 लोग गिरफ्तार है, वो छूटे नहीं है, क्योंकि अभी तक वो किसान नहीं बन पाया। वो जाट है, वो गुजर है, वो त्यागी है, वो सैनी है, वो जाटव है, वो इस तरह से जो है बटा हुआ है। मैंने उनसे भी कहा, अपील की, भाई किसानों अगर अपने अधिकार चाहिए तो एक हो जाओ, किसान बनो और किसान बन के वोट करो, देखो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, आपसे युवा बहुत जुड़ रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि आपसे कैसे संपर्क होगा, युवाओं के लिए क्या मैसेज? देखिए, जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा स्पष्ट संदेश है वो अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से करें, और जो पढ़ाई के बाद छोटा मोटा रोजगार करें, अपना रोजगार करें। और बाकी जो लोग हैं जिनके अंदर सामाजिक आर्थिक चेतना पैदा हो गई है, वो इस मूवमेंट में जुड़ के, इस मूवमेंट के पढ़ाई लिखाई छात्रों को भी तो जुड़ना पड़े, मतलब नहीं, एक सेकंड, वो इस मूवमेंट में जुड़ के, पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं, मैं कुछ और कहना, वो इस मूवमेंट में जुड़ के, वो इस मूवमेंट के जरिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए हमारे साथ खड़े हो, जैसे खड़े भी हैं। मैं पढ़ाई क्यों कह रहा हूँ उनको? क्योंकि जब कल हम लोग ताकत में आएंगे तो जो पढ़े लिखे काबिल लोग होंगे उनको ही तो अवसर मिलेंगे। भाई कंपटीशन है या नहीं है? तो कंपटीशन कैसे पास करोगे? आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना पड़ेगा, सामाजिक बुराई को छोड़ना पड़ेगा, नशा और तमाम तरह की जो बुराई है उनको छोड़ना पड़ेगा, और आपको भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। हमने कितने सारे संगठन बनाए, हमारा अधिवक्ता मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा है, हमारा स्टूडेंट फेडरेशन है। हमने तो कोशिश की है समाज के बड़े वर्ग को, बहुजन समाज को इकट्ठा किया जाए, उनको मान सम्मान का प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनके जरिए आंदोलन को कामयाब किया जाए। अभी एक समस्या सबसे बड़ी जो चल रही है, वो जो एक माहौल, जो एक प्रयोगशाला जो बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे पहले मुजफ्फरनगर को बनाया 2013 में, फिर 2018 में जो है वो पुलवामा के जरिए बनाया, और अब जो है उत्तराखंड में को एक जगह पुरोला, उसके जरिए जो है ना एक 2024 का रण धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इस पे सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप देख लेना, सबसे पहले वही बात करेगी। उसके बाद जानबूझ के जो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को, एक व्यक्ति गलती के अपराध में पूरे समाज को वहाँ से निकालो, बाहर करो, उनके खिलाफ हमला हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, ये संविधान के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूँ, और विरोध इसलिए करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली कंडम करता हूँ, क्योंकि अगर आप जानबूझ के किसी जाति धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे तो संविधान का ये वायलेंस है, और हम संविधान को मानने वाले लोग, हम संविधान के वायलेंस को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई अपराध कर रहा है व्यक्तिगत, तो उसको जो कानून सम्मत सजा मिलती है वो मिलनी चाहिए।
हम हमेशा इसके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन अगर किसी को जाति धर्म और अपने चुनावी एजेंडे को सेट करने के लिए आप करोगे, जिस तरह का काम आप उत्तराखंड में कर रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका विरोध होगा और इतने बड़े पैमाने पे होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद, एक पब्लिक परसेप्शन था कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो यूपी में ही क्यों आती हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है, आज़ाद समाज पार्टी जो है, वो फिलहाल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों पर फोकस कर रही है। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।